अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नाज़रीन, कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ऑपोजिशन को काबू करने में नाकाम रहे, जबकि हुकूमती बेंचेस से वफाकी वजीर मुराद सईद की ऑपोजिशन को ललकार। ख्वाजा आसिफ ने वजीर आजम इमरान खान पर कश्मीरियों के साथ गद्दारी का इल्जाम भी आयद कर दिया, जबकि अभिनंदन को वापस भिजवाने पर हुकूमत ने ऑपोजिशन को एतमाद में लिया। ख्वाजा आसिफ का एतराफ और अख्तर मेंगल ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करने वालों को सरेआम फांसी देने का भी मुतालबा किया है। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे का मुतालबा किया है। कौमी असम्बली की हंगामा खेज जो आज की कार्रवाई थी उस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हुकूमत के साथ शदीद हंगामा आराई महाजराई के बाद ऑपोजिशन हुकूमत के साथ डायलॉग के लिए तैयार हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत के साथ मामला तय करने के लिए नवाज शरीफ से बातचीत की राह दिखा दी है। ऑपोजिशन हुकूमत से बातचीत के लिए अचानक कैसे आमादा हुई है, क्या वजह हुई है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि ड्रेब में मुस्तकिल सर्विस स्ट्रक्चर ना होने का इंकशाफ हुआ है। साबिक सेक्रेटरी सेहत का मौजूदा सेक्रेटरी सेहत को खत, इदारे में जो इंकशाफात हुए हैं, जो चीजें सामने आई हैं, उसके हवाले से बात की गई है। और दूसरी जानिब दवाइयां महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। प्रोग्राम में हम इस चीज पर बात करेंगे जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है उसने हिंदू अकलियतों के लिए बेहतरीन इकदाम किया है। इस्लामाबाद के सैदपुर विलेज में हिंदू कम्युनिटी का मंदिर और धर्मशाला खोलने की सिफारिश की। इसके साथ साथ पाकिस्तान के गैर मुस्लिम के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज भी दी है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे जुल्फी बुखारी का हेलीकॉप्टर पर चित्राल का दौरा, प्रोटोकॉल के मजे लिए, जबकि वजीर आजम के सादगी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। प्रोग्राम में जो हम आगाज करें कौमी असम्बली कार्रवाई से आगाज करेंगे। जरा क्लिप प्ले कीजिएगा जो कौमी असम्बली में जो कार्रवाई हुई और क्या क्या हुआ, जरा क्लिप प्ले कीजिएगा। आमिर साहब, वन बाय वन जिन सबने का उस पर भी बात होगी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इस तरह के रवैयों से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी? ये नहीं बड़ी दफ़ा हुआ है, इससे भी बहुत ज़्यादा होता रहा है। और इस दफ़ा तो ये एक्सपेक्टेड है। जब आप इदारों पे बात हो रही है, जलसों के अंदर फौजी क़यादत पे हो रही है, कोई चीज़ अब सीक्रेट नहीं रह गई है, तो फिर उसकी अक्कासी जो है ज़ाहिर है पार्लियामेंट में भी होगी, वो तलखी आएगी। और वैसे ही हमारा ओवरऑल मुआशरा भी इसी तरफ जा चुका हुआ है। अलहदा बात है कि पार्लियामेंटेरियंस और ये अवामी नुमाइंदे हैं, दे सपोज टू बी मॉडल, इनको मॉडल होना चाहिए। मगर बस फिर ये जिस तरह की आप लोगों को इलेक्ट करेंगे तो उसी तरह का वो मुहावरा है, वैसे ही आपको लीडरशिप मिलेगी। लोगों के वोट लेके आती है ना ये, तो उनको जब ख्याल नहीं है तो बस ठीक है। तो वैसे बेनज़ीर साहबा कहती होती थी कि ये इट इज़ गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ नॉइज़ देन द साइलेंस ऑफ अ ग्रेव यार्ड। वो कब्रिस्तान की खामोशी से ठीक है, एक रौनक लगी हुई है, शोर मचाया जा रहा है। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कासिम सूरी साहब जो है ना, ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, कि एक आदमी कभी MP भी नहीं बना, MNA भी नहीं बना, किसी पोजीशन में रहा, आपने सिंपली सीधा ला के उनको डिप्टी स्पीकर बना दिया है। और जो असद कैसर साहब हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं, वो बड़ी फरागत से बैठ के अपने उसमें कहवा चाय पीते रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। इनका बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है, इनका पार्लियामेंट का, असम्बलियों का बिल्कुल तजर्बा नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं, उनमें सेटल कर जाते हैं। इनके खिलाफ अक्सर बाइकाट होता है, कोई वो आगा रफीउल्लाह साहब ने, ये होता रहता है, प्रोटेस्ट होती है, कोई बोलना चाहता है, नहीं बोलने दिया जाता है, ये चलता रहता है। मगर ये जो ताकत होती है ना स्पीकर की, कि सिक्योरिटी को बुला के कहो कि इनको बाहर निकाल दें और इनको मैं प्रोसीडिंग्स के अंदर, असम्बली के अंदर, ये बहुत एक्सट्रीम उसके मौके पे यूज़ की जाती है, बल्कि नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है कि किसी को उठा के बाहर फेंक देना। ये भुट्टो साहब के ज़माने में ये इस तरह की मिसालें होती थी कि ये फलाने को उठा के बाहर फेंक दो, तो उसकी वजह से बहुत दूर तक आगे चली गई थी, ज़ाती दुश्मनियों में बदल गई। पर मैं चाहूँगा कि आप वो असल जो है आज का जो मेन मैं समझता हूँ कल डेवलपमेंट जो है वो आप दिखाएं ख्वाजा आसिफ साहब की, कि एकदम नून लीग के रवैये में एक तब्दीली से नज़र आ रही है। एक तरफ तो ये पूरी जंग चल रही थी, बगावत चल रही थी, डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये डायलॉग की जो बात 2-3 लोगों ने की है, तो वो जरा मैं चाह रहा हूँ ख्वाजा आसिफ साहब का भी और शायद खाकान अब्बासी साहब का वो क्लिप प्ले कीजिएगा जिसमें ऑपोजिशन इस वक्त डायलॉग की तरफ जा रही है हुकूमत के साथ।
आमिर साहब, ये देखने के बाद ऐसे लग रहा है शायद हुकूमत वाकई मेहमान रह गई है। जी नहीं, मेहमान क्या रह गई है, मगर इसकी सियासी अहमियत ये है कि एकदम इतनी लेवल पे, हाई पिच पे ये ले गए थे, ऑलमोस्ट बगावत लग रही थी कि बगावत पे जा रहे हैं और अब किसी से बातचीत नहीं हो गई और सब कुछ गिरा देंगे। तो उसके दरमियान में, अभी ये दरमियान है ना, अभी पेशावर का, लाहौर का जलसा नहीं हुआ और सुना इस्लामाबाद का भी होना है, तो दरमियान में जब आप ये वाले देते हैं तो इंसान हमारे जैसे ये अब सोच देंगे वाकई ये लचक आ गई है, और अगर आई है तो क्यों आई है। तो जो फ़ौरन ज़हन में ख्यालात आते हैं, एक दो सियासी जो हम उस पर से इन्फर कर सकते हैं, वो ये है कि एक तो ये उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग के खमीर में हम हमेशा कहते रहते हैं जंग नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इन्होंने कभी जंग नहीं की है। वो पीपल्स पार्टी का आप कह सकते हैं वो बैटल डार्डेंड है, उन्होंने प्रूव किया हुआ 20-30 साल में। इनकी पहले भी जो माजी में जब मुशर्रफ के दौर में भी सऊदी अरबिया चले गए थे तो इक्का दुक्का छोटी मोटी बस असम्बली के हद तक 2-4 तकरीरों में थी। वो जो है कि साला फांसियाँ पे चढ़ जाना और जेलें कोड़े, वो ज़्यादा नहीं है, बड़े महदूद हैं। इनके जो सबसे बड़े भी हीरो हैं ना, वो भी बड़े छोटे हीरो हैं, बोने बोने से हैं, तो वो इनके खमीर में नहीं है। फिर वो ये है कि मियाँ साहब खुद लंदन में बैठे हुए हैं, तो जाहिर है फिर वो जो मिडल ऑर्डर है या लोअर ऑर्डर है, बैक बेंचर्स इनके मुस्लिम लीग के हैं, वो बेचारे वो कहते हैं, पीछे से हमारे तक भी आवाज़ें आती हैं कि जनाब ये हम इस तरह आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही खून खराबा। और जिस दूसरा मुस्लिम लीग का हमेशा से पाकिस्तानियत और उनका, वो तो इस मुल्क की, पाकिस्तान के मतलब है कस्टोडियंस रहे हुए हैं, तो उनका एक इस तरह का ये जो आज़ाद बलोचिस्तान और आज़ाद पाकिस्तान वाले जो नारे हैं, वो घबराते हैं, वो बिलीव भी नहीं करते हैं। और दूसरा उनको उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। हमने यहाँ पे फिर मगर उनको 5-10 करोड़ रुपए खर्च के आए हुए होते हैं, उनको एक पर्सनल पहले तो लॉस हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कल परसों मुस्लिम लीग के इजलास में उन्होंने कहा जी हम शोर मचाएंगे कि हमें डेवलपमेंट फंड नहीं दे रहे, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने, मेरी इतला है कि ये कहा, उन्होंने कहा जनाब हमने भी नहीं दिए थे तो हम अच्छे नहीं लगते अब इनसे मांगते हुए, पैसे नहीं मिल रहे हैं। फिर यह है कि थाने की तरफ से मरोड़ा जाता है, कचहरी की तरफ से मरोड़ा जाता है, हर एक एमपी को सफ़र करना पड़ता है। यही हमारे यहाँ तरीकाकार थाना कचहरी की सियासत रह गई भी है। तो वो जब आप ज़्यादा शिद्दत वाली तकरीर करते हैं तो उतनी शिद्दत से थाना आपके खिलाफ एक्शन लेता है। तो वो जो ज़रा नरम रवैया रखते हैं, चुप करके उनके काम होते रहते हैं, ये तरीका है। तो वो बेचारे भी इसी पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा है। तो वो कहते हैं कि जनाब खुदा का वास्ता हमें उतना ही वजन उठाने दे जितना है। तो उसकी वजह से फिर जेलें भी हैं, वो भी हैं, तो वो इस वजह से आके ये इस तरह के पर हमें उस पर राय में देते हैं। लास्ट ये है कि पाकिस्तान की तारीख में हम कहते रहते हैं आज तक कोई तहरीक नहीं है जिसकी वजह से कोई हुकूमत चेंज हुई हो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के ख़िलाफ़। हाँ, मैं ये 2 दफ़ा कह चुका हूँ यहाँ से कि जनाब वो जुडिशरी की उसमें मुशर्रफ की वर्दी उतर गई थी, तो मुझे कुछ दोस्तों ने करेक्ट किया। उन्होंने कहा जनाब आप भूल गए हैं कि जुडिशरी की 3 नवंबर को जब ये एमरजेंसी लगाई थी मुशर्रफ साहब ने, उनका 4 नवंबर को यहाँ 150 वकील खड़ा इकट्ठा हुआ था, उनके सर फाड़ दिए थे। लतीफ़ खोसा साहब का मुझे याद है सर फट गया था। उनका उसके बाद वकील भी डर गए थे, कोई सियासतदान सामने नहीं आया था। उनका जनाब 4 नवंबर को मीडिया था, PFU जो में हुमाली साहब प्रेसिडेंट थे, मदर अब्बास साहब जनरल सेक्रेटरी थे। उस वक्त हमारी यूनियनें बड़ी तगड़ी थी, आज जैसी माफ के साथ ज़रा कमज़ोर हो गई हुई हैं। तो वो उन्होंने यहाँ पे धरना दिया था, सारे साफ़ी वहाँ पे पहुँचे थे। उनका धरना सुन के बेनज़ीर साहबा वहाँ पे पहुँच गई थी, और उसके बाद फिर वहाँ पे सहाफ़ियों के उसमें जो है ना ये ऐलान किया गया था कि जनाब ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा। तो सहाफ़ी अगर साथ ना खड़े होते, मैंने अपनी दोस्तों की और अपनी कम्युनिटी की उसको अंडरमाइन 2 दफ़ा गया, तो मुझे हमारे कोलीग्स ने कुछ ने कहा कि ये आप ज़्यादती करते हैं कि ये सारा इन पर डाल देते हैं कि जो वकीलों ने किया वो मीडिया पे दिखाया जाता रहा सारा कुछ, रिस्क लेके सहाफ़ियों ने और मीडिया ने TV पे पहली दफ़ा दिखाया, तो उससे मोमेंटम बढ़ा था। तो वो एक वो वाला भी है। तो बाकी आज इसलिए वो वाले फैक्टर्स नहीं है, मीडिया डिवाइडेड है, नून लीग के हवाले से उस तरह नहीं है, आधा कोई PTI के ख़िलाफ़ है, आधे इनके हक में है, मिला जुला के ऐसा चल रहा है। तो ये नहीं है कि ये एक नज़रियाती जंग है, सो पुराने उससे मुकाबला नहीं करता। मेरी तकरीर लंबी होगी क्लास साहब से। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी ऑपोजिशन से हुकूमत की तरफ माइल्ड हो गई है और अचानक से
डायलॉग की तरफ आ गए, क्या रीजन हो सकती है इसके 2-3 पीछे? है। पहले तो आमिर साहब ने जैसे मीडिया की बात की, बहुत कम लोगों को याद रहेगा कि जब 72 दिन के लिए मीडिया को जनरल मुशर्रफ साहब ने बंद कर दिया था। बहुत सारे लोग जो मैं कहते हैं ना कि इनके मुशर्रफ साहब के बेनिफिशरीज हैं, उन्होंने आके यहाँ पे टीवी चैनल्स बनाए, ओपन किया, बिल्कुल ये उनका यह है। लेकिन मुशर्रफ साहब ने उस वक्त तक यहाँ पे आके मीडिया को आज़ादी दी जब तक उसकी तोपों का रुख उनकी तरफ नहीं रहा, जब तक नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और अपोजिशन पे रहा तमाम टीवी टॉक शोज़ में। अब तो बड़े बहुत सारे मैं देखता हूँ ना, वो संभाले नहीं जाते, जमहूरियत की बातें करते। उस वक्त जनरल मुशर्रफ के बड़े इंटरव्यूज़ करते थे, उनके आगे लेटे हुए होते, हिज एक्सीलेंसी। वो आज अगर वो आए ना क्लिप है ना, तो बहुत सारे एंकर मेरे दोस्त हैं, शर्मिंदा हूँ जो आजकल हमें लेक्चर देते हैं जमहूरियत पे। हम तो उस वक्त ही चलो उसी साइड पर खड़े थे। तो 72 दिनों के लिए बंद हो गया था, मीडिया चलता ही नहीं था यहाँ पे। सो ये एक तो ये बात है। दूसरी ये बड़ी जो बात उन्होंने की है ना, इन्होंने यहाँ पे इसकी ख्वाजा आसिफ का जो क्लिप चलाया है, इस पे जो उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा है, ये अब इसमें 2-3 चीज़ें आपने अगर इसमें नोट की हूँ। ख्वाजा साहब ने कहा 2-3 हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी मियाँ साहब से, ये ज़रा जहन में रखें, रिसेंट नहीं है। तो 2-3 हफ्ते पहले की थी। तो मियाँ साहब कहते हैं हाँ जी डलाग। अब सवाल ये डलाग इन्होंने किससे करना है, अब ये नहीं बता रहे। एक तरफ इमरान खान साहब को कहते हैं पपेट हैं, वो कठपुतलियाँ, उनके पास है कुछ नहीं, जैसे उसके बाद उन्होंने भी कहा है हुकूमत से ही करेंगे। नहीं, हुकूमत से मुराद क्या है? हुकूमत से मुराद उनकी कुछ और है, उनकी कुछ और है, इनकी कुछ और है। वो हुकूमत इमरान खान साहब को नहीं, वो तो आपने शायद खकान अब्बासी साहब को सुन लिया, उन्होंने कहा जनाब ये तो पावरलेस है। मतलब उनका भी यही था कि बातचीत हो सकती है तो आर्मी चीफ से हो सकती है या DGISI से हो सकती है, हम इनको आके कुछ समझते नहीं है। इनसे तो आप इनसे बात पूछें तो ये एक ही कहते हैं या नर मानते हैं। वो आपने मुराद सईद की आज उन तकरीर सुन ली, उन सब की सुई फंस गई वहाँ पे। उससे आगे ना इमरान खान साहब जा रहे हैं, सोच रहे हैं, ना उनके वजीर सोच रहे हैं, बस मुसलसल। कल की जो कैबिनेट हुई है, मेरे ये उसमें ज़राए कह रहे हैं, चले आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँ। इमरान खान साहब अपने वजीरों से नाखुश थे बड़े तरीके, तो बेचारे लाल लाल उनके गले बैठ गए हैं टीवी चैनल्स पे, बदतमीजियाँ करके, ट्विटर पे, मतलब जितनी मेरा ख्याल इस वक्त सख्त ज़बान इस्तेमाल हो सकती है वो कर रहे हैं। मजीद आप देख लें सबसे ज़्यादा इनके वो आ रहे हैं, एडवाइज़र भी भर्ती कर रहे हैं, अभी तक मुतमिन नहीं है। तो कल कैबिनेट में इस पे भी लेक्चर दिया इमरान खान साहब ने मीडिया के ऊपर, बिल्कुल उन्होंने लेक्चर दिया। उन्होंने कहा ना आप लोग जो है ना अभी जाके डिसेंट तरीके से गुफ्तगू करें, जरा थोड़ी सी बदतमीजियाँ होनी चाहिए। ये अब आपको अगर कैबिनेट लेवल से चीज़ें बताई जा रही हैं और वजीर तो फिर करेंगे जो आप देख रहे हैं। हालांकि होता ही है कि वजीरों को जरा थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है। अब कोई वजीर इनका खड़ा हो, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खड़ा हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या तकरीर करेंगे, क्या गुफ्तगू करेंगे, कोई नई चीज़। और लोगों को इनके अब ये उस बातों में दिलचस्पी नहीं रही, ये उस तरीके से नहीं रही, एक चीज़। और दूसरा जो यहाँ पे ये बात करें ख्वाजा आसिफ साहब की, जरा पिक्यूलर सिचुएशन समझने की कोशिश करें। इस पूरी वार में अगर कोई मारा गया ना, जैसे हमारे कहते हैं क्रॉस फायर में, वो ख्वाजा आसिफ साहब मारे गए हैं। ये जहन में रखिएगा सबसे ज़्यादा। इसलिए उनकी तकरीरों को या उनके इंटरव्यूज़ को उस बैकग्राउंड में देखें कि पहली दफ़ा अब इन्होंने 3-4 बातें की ख्वाजा साहब ने पिछले दिनों में। एक दिन उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू थी वो सामने लेके आए। इन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में आर्मी चीफ ने ये कहा, ये उन्होंने उसमें ये जियो के प्रोग्राम में इन्होंने बात की। इसके बाद इन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ के बारे में आर्मी चीफ ने ये कहा, साथ में कहा बिलावल के बारे में ये कहा, और सबसे ज़्यादा जो हल्ट करने वाली गुफ्तगू थी वो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने की। उन्होंने जनाब आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमारे भी वज़ीर आज़म साहब जो अपोजिशन के दिनों में तकरीरें करते थे और तमाम उनकी कही बातें क्लिप उनके सामने आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब को साफ ज़रा उनके लिए बड़ी एक एम्बेरसिंग थी, और जिसका गुस्सा उन्होंने बाद में नदीम मलिक के प्रोग्राम में निकाला। उन्होंने कहा किसकी जुर्रत है कि मुझसे आकर इस्तीफा ले या मुझसे ये करके देखे। अच्छा, ये अगर ये बात अगर संभल रही थी तो दूसरी ये निकल रही कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, इन्होंने तो आर्मी चीफ साहब को फ़ोन किया था कि मुझे बचाएं और मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। तो वो कह रहे मैंने मैसेज किया था। चलें मैसेज कर लें, फ़ोन कर लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसी को मैसेज कर लूँ या फ़ोन कर लूँ। बात तो एक, रिक्वेस्ट तो एक ही है ना। अब ख्वाजा साहब पे ये बात आना शुरू हो गया, इनका अपना कैंप भी इनके खिलाफ हो गया है। नवाज शरीफ साहब का कैंप, उन्हें तो नहीं पता था कि ख्वाजा साहब ने टिन कोई इन्होंने कोई टिल्लियाँ खड़काई हैं, रात को ठड़काई हैं। और जैसे आमिर साहब ने पिछले हफ्ते इन्होंने भी तीली पे थोड़ी सी आग लगा दी थी। इन्होंने कहा अपने लिए मांगा है कि मेरी सीट बचाओ, पार्टी के लिए नहीं कहा। सो वो अपनी पार्टी से भी दबाव में है कि भाई साहब इसका मतलब है आपकी लाइनें खुली हुई थी आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपके पास आर्मी चीफ साहब का नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है आपके पास, व्हाट्सएप पर फॉर्म सेंड किया। और आपको इतनी इंपॉर्टेंस है वहां पे, कोई ऐसा कोई आपने कोई तल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, वट जिसके जरिए वाया बठिंडा है कि आगे से रिस्पांस भी आता है और आपको बचा भी लिया जाता है। अब ये इमरान खान साहब भी देख रहे हैं,
इनकी सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी हिट हो गई है ख्वाजा साहब की कि भाई साहब ये तो अपनी पार्टी में भी हुई है कि भाई साहब आप आके अपनी और पहले गेम भी खेलते हैं। इत्तलाएं थी कि गेट नंबर 4 उनके हवाले से मुख्तलिफ कि ये जाके लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उस कैंप में जाते रहते हैं, आपकी हमारी सब की इत्तलाएं थी। सो अब ये कहा जा रहा है कि भाई साहब आप तो उधर से भी, अच्छा वो भी हैं, वो दूसरा कैंप जो है जिन्होंने व्हाट्सएप पे इनको बचाया बकौल इनके अपने कि मैं बच्चा इसी वजह से कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे बचाया, उनको भी इन पे शक पड़ गया कि भाई साहब ये तो जाके बाहर बातें भी सबको बता रहे कहेंगे, हैं। इन्होंने क्यों कहा है वहां पे प्रोग्राम में बैठ के कि जनाब के आर्मी चीफ ने कमेंट किए हैं। एक बात होती है अंदर के सोर्सेज, आपने मुझे बताई, आमिर साहब ने बताई, मैंने यहाँ पे बैठ कर रामलीला सुना दी, मुझे फलां फलां ने बताया, तो वो स्टोरी 70-80% लोग उस पर बिलीव करते हैं अगर बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हो के यार ठीक है। जब कोई बंदा खुद खबर को कंफर्म कर रहा हो कि हाँ ये गुफ्तगू आर्मी चीफ साहब से मुलाकात में ये गुफ्तगू हुई है, आर्मी चीफ साहब ने वजीर आजम के बारे में कहा है कि वो बहुत बड़ी बातें करते थे, उनके सामने आ गई हैं, और शहबाज शरीफ के बारे में भी कहा है कि बहुत बड़ी बातें आ गई हैं। सो ख्वाजा साहब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन चले, बातचीत चले, लेकिन लग रहा है कि 3 हफ्ते पहले उन्होंने वजीर आजम साहब को कहा है, सॉरी नवाज शरीफ साहब को, उसके बाद तकरीर हुई है ना ये क्वेटा वाली जो है ये तकरीर तो है इनकी, उसके बाद हुई है। सो इसका मतलब यह है कि इनकी गुफ्तगू को इनको वो ना सीरियस ले रहे हैं, ये बड़ी वेग सी टर्म है कि हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम यहाँ पे हम उसकी जमहूरियत का वो चाहते हैं, तो लिहाजा इस पे मुज़ाकरात हो, इस पे कौन से मुज़ाकरात की जरूरत है, मुझे समझाया जाए कि जमहूरियत सारे चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी सारे चाहते हैं, अब इस पे स्पेसिफिक हूँ। और अगर आप लास्ट अगर आप इतने बड़े थे तो अभी की बात है, सितंबर तो अभी गुजरा है ना, अभी हम अक्टूबर में बैठे, ये 7 सितंबर को ये मोहम्मद जुबैर साहब वहां पे 7 घंटे की मुलाकातें फरमाएं, अभी तक तो वहां पे आप उनके वो कहते हैं कि जो हुकूमत कहते हैं पांव पकड़े हुए थे कि भाई साहब को हमें डील दें, अब कहते हैं नहीं कि हम यहाँ खड़े होने चाहते हैं। तो ये तो चलता रहेगा। नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक हम डिस्कस करेंगे जो मेडिसिन महंगी हुई हैं उसके पीछे क्या रीजन है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब राह दिखा रहे हैं कि हमवार होती हुई अब ख़त्म हो रही है और अब हम बातचीत की तरफ जा रहे हैं, डायलॉग की तरफ जा रहे हैं, ये स्पेसिफिकली इनकी लाइन है या ओवरऑल नून लीग की लाइन है? नून लीग के अंदर क्लियरली जो है ना 2-4 हैं, ये कहते तो रहते हैं कि नहीं जी सिर्फ नवाज शरीफ का हुक्म चलता है, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल है। नवाज शरीफ साहब का मेजर फैसलों के ऊपर हुक्म चलता है, मगर शेड्स हैं ना, आप देखिए ना, कभी कोई आगे आ जाता है, कभी पीछे आ जाता है। आजकल आप गौर कर रहे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब बड़े खामोश हैं, ख्वाजा साहब आसिफ साहब भी कभी कभी असम्बली के अंदर एकदम जलवा दिखाते हैं, मगर उस तरह का नहीं है। वो तलाल चौधरी साहब बिल्कुल ही गायब हैं। वो जो रेगुलर इनके वैनगार्ड होती थी ना, जो रोज़ आके चने चबाते थे, वो नहीं नज़र आती है। वो डिपेंड करता है कि किसी को खालिद लतीफ़ साहब फॉर एग्जाम्पल टीवी पे तो आज आए हुए थे, असम्बली के सेशन में नहीं आ रहे, बेताशा इस तरह के लोग हैं, उनके हर एक के अपने हालात पे है। सो शहबाज शरीफ साहब ऐसे ही खुद अपने आप को जमानत करवा के अपनी दरख्वास्त वापस लेके वो जेल में बैठे हुए हैं। जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू। तो वो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सूरत हाल में वो है, पर मुझे शक पड़ता है कि ये सारे जब इन्होंने बहुत सख्त अल्फाज जो कोयटा में इस्तेमाल हुए क़यादत के मुतल्लिक फ़ौज की ख़ास तौर पे, तो ये एक क्वेश्चन था कि आया इससे ये समझ रहे थे कि जनाब ये इससे डर जाएगा कोई और ये बैकफुट पे चले जाएंगे और जो है ना हमारे शायद मिल मिला के वो हो जाएगा। तो अब जो वाइब्स आ रही हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये ऑल द वे जाना है। ये इंडिकेशनें पहले ही आ चुकी हुई हैं कि डे टू डे हेयरिंग होने जा रही है, प्रोसिक्यूशन ने नैब ने इतनी रोज की, आज भी उन्होंने एक लंबी लिस्ट इन्वेस्टिगेशंस की नई इशू की है। पहले रेफरेंसेस 11 पिछले दिनों कल परसों आए हैं। अब नेक्स्ट जो है 4 तारीख को एक खबर दे दूं मैं कि लड़ाई चल रही है कि 4 तारीख तक कैप्टन सफदर साहब की अदालत ने जमानत 4 नवंबर तक। अब वहाँ पे उसकी एक्सटेंशन के लिए उनके पास बड़े लतीफ़ अफरीदी साहब बड़े तगड़े वकील हैं, और इसकी तरह इंडिकेशन ये होती है कि पहले बड़े छोटे से वकील जाते थे, वो हार के आ जाते थे। अब उनके मुकाबले पे वहाँ पे पेशावर में इलेक्शन भी चल रहे हैं बाहर के, तो उनके मुखालिफ में लतीफ़ अफरीदी साहब हैं एक तरफ से, जो उनका मुखालिफ कैंडिडेट है ना। लतीफ़ अफरीदी साहब किसके वकील हैं जरा? वो कैप्टन सफदर साहब की। अच्छा, ओके। वो जाहिर है इसी कैंप के ही थे। तो वो इनके जो मुखालिफ के कैंडिडेट है उसको वकील किया है, तगड़ा वकील उन्होंने भी किया है, मेरा नाम अभी स्लिप हो रहा है।
तो वो ये वैसे ज्यादती में आपकी बात कर रहा हूँ, आपने उनकी लतीफ़ अफरीदी साहब की तो प्रैक्टिस आसमान पे चढ़ा दी है, और आपके इस कमेंट के बाद अफरीदी साहब का रेट 10-20 लाख रुपए बढ़ जाएगा। जो मुखालिफ कैंप है ना, मैं और बात कर रहा हूँ, सियासतदान है, फेयर इनफ, मैं और कह रहा हूँ जो इनका मुखालिफ कैंप है उसका नाम ही स्लिप हो नहीं, ये गया। हमारी प्रोटेक्शन टीम, प्लीज जरा मुझे नाम आप चेक करके बता दीजिएगा। उनका भी थोड़ी सी मार्केट बढ़े ना, ताकि 5-10 लाख रुपया रेट उनका भी बढ़े ना। कदावर आदमी है, बाहर इलेक्शन पे आपके कहने के बाद सर उनका नाम जरा कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दे। आपके कहने के बाद फीस बढ़ गई है लतीफ अफरीदी साहब की, और आप उनको कट मांग सकते हैं। फीस वाले आदमी नहीं है, सियासी आदमी है। एनीवे, तो वो वहां से ये देखते हैं कि जी वो जेल जाते हैं कि नहीं जाते, और उसके बाद जो बाकी भी इंडिकेशन जो है ना वो सख्त आ रही हैं, तो उसका भी शायद उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा डर खौफ का एलिमेंट आ जाता है। तो ये फैक्टर मैं कहना चाह रहा था। अच्छा क्लास साहब, एक और जो इशू आज हमने देखा रेज होता हुआ अभी का, उस पर जिस पर पहले सब पूरे मुत्तफिक थे और जेस्टर ये दिया जा रहा था कि पूरा मुल्क का ये मुत्तफिक का फैसला है, अब ऑपोजिशन उस पर कह रही है कि हमसे पूछा गया था लेकिन पीछे रीजंस कुछ और थी। बहरहाल आमिर साहब को याद आ जाएगा अभिनंदन पे, मैंने कहा नहीं, हालांकि क्लिप एक मेरा भी निकल सकता था, चल सकता था, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि अब मतलब हम अपना तबला बजाएं संगत पे बैठ के। जिस दिन ये वाकया हुआ था ना, ये मेरे को 27 फरवरी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर, तो उस दिन बहुत बड़ा दोनों मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान में एक उसकी खौफ की एक उसमें पोजीशन थी। दोनों ये न्यूक्लियर मुल्क हैं, दोनों का एक हमें कहा जाता था न्यूक्लियर डेटरेंट है कि दोनों एक दूसरे को धमकियां जरूर देंगे लेकिन अटैक वगैरह की सिचुएशन नहीं होगी। तो जब अटैक हुआ, जब उन्होंने आके किया, जहाज गिराए गए, फिर हमारे जहाज गए, उन्होंने बम्बें की, लेकिन उन्होंने भी जानबूझ के तो बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की बम्बें की ताकि वहाँ पे जानी नुकसान इंडियन साइड पे भी ना हो। और इससे पहले यहाँ पे जज किया गया था कि पाकिस्तान में कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ, तो इस पे भी नहीं हुआ था, अल्लाह का शुक्र है। दोनों मुल्क जो है ना जंग से बच गए थे। ये हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ी सही ऑफ रिलीफ थी कि बढ़ के माना बाज़ दफ़ा जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, आवाम को खुश करने के लिए, पीछे लगाने के लिए, वो हमेशा पॉपुलर लीडरशिप हमेशा डेंजरस होती है, लोगों को समझनी चाहिए। वो हमेशा बर्बादी और जंगों में ले जाते। हिटलर क्या था जो उसने वो लेके गया, इसको जर्मनी को वार में लेके गया, पूरे यूरोप को उसने तबाही फेरी, पॉपुलर लीडर था, ये नहीं था। अनपॉपुलर लीडर जो है ना वो जंगे नहीं लड़ते होते, उनको पहले से खतरा होता है हमारे घर में हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम जंग लड़ के तो मजीद तबाही आएगी। ये पॉपुलर लीडरशिप हमेशा वार की तरफ लेके जाती है। जो ये बड़ा खतरा था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हैं, इंडिया में मोदी साहब जो हैं वो बड़े पॉपुलर हैं। सो दोनों का बाज़ दफा जो क्लैशेस होते हैं, सो ये बैकग्राउंड था। जब इन्होंने यहाँ पे अभिनंदन साहब वो हुए थे, मैं भी आमिर साहब को याद दिलाता हूँ, अगर क्लिप मिल गया तो कल दिखाएंगे, मुझे आज याद नहीं रहा, टीम को बताता मैं। उस वक्त तो मैंने शो में, हम उस वक्त 92 पे शो करते थे और बड़ी ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बड़ा जोश और जज्बा था, बड़ी कि हमने एक इंडियन पायलट पकड़ लिया है और एक अचीवमेंट थी, बिग अचीवमेंट थी फर्स्ट टाइम। मैंने उस वक्त शो में ये बात की थी। मैंने क्लियरली याद है, सबसे पहले आपने ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने चपेट मार दिया बालाकोट में, हम जीत गए हैं, तो हमें इसको एस्केलेट नहीं होने देना चाहिए और उसके लिए आसान तरीका है कि इसको वापस कर दें। अच्छा, मजे की बात जो आमिर साहब की तरफ मैं आ रहा हूँ, मैंने ये बताया मैं कि मेरा ये ख्याल है कि बोथ कंट्रीज जो है, इतना बड़ा मुल्क है इंडिया ने अटैक किया, बड़ी मिलिट्री माइट है, अटैक के बावजूद इस वक्त तो सबसे ज्यादा वो उस पर चले गए हैं, लो मॉरल पे उस पर चले गए हैं। इस वक्त हाई मॉरल ग्राउंड पे हम हैं, उनकी अपनी पब्लिक का प्रेशर आएगा उन पे। एक बड़ी माइट है कि जनाब ये देखें कि अगर पाकिस्तान ने हमारा जहाज भी गिरा दिया, हमारा पायलट वापस कर दिया, और उसका नतीजा ये हो कि अपनी आके पब्लिक और मीडिया को अपीज करने के लिए वो आके बड़ी जंग छेड़ सकते हैं। अगर नहीं करते तो इंडिया के लिए बड़ा मसला था, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था, मोदी साहब एंड कंपनी के लिए कि जनाब आपका बंदा गया है और बंदा पकड़ा गया है, अब उनको वापस लाने हैं तो बड़ी जंग छेड़ी जाए। अगर मेरा ये ख्याल था, जो मैंने उस वक्त अपने ये शो में भी कहा था, कि हमें जो है एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए हमें इस वक्त मोदी साहब और उनकी कंपनी को एक फेस सेविंग देनी चाहिए। आपको इसको अभिनंदन को वापस करना चाहिए। आपको ये उस वक्त कोई नहीं कह रहा था, टीवी चैनल्स में किसी को जरूरत नहीं हो रही थी और बड़ी पब्लिक बड़ी खुश थी साहब ज़ाहिर है। तो मेरा ये ख्याल था कि ये हमें स्टेप लेना चाहिए, इससे वार हमारी टल जाएगी। जब किसी का पहलवान आपको लड़ने आए मोहल्ले में, आप 4 में बदमाश लेके आ जाए और पतरा और आपको पता ये चले जिस बदमाश को लेके आए थे तो ना सिर्फ उसको फेंटी पाड़ के बल्कि पकड़ के आपने उसको यहाँ पे ढक भी दिया है घर पे, उसको साइड पे, तो अगली पार्टी डिमोरलाइज हो जाती है। सो मेरा भी ये व्यू था कि आपको इस वक्त उनको कर देना चाहिए। आमिर साहब ब्रेक में मुझसे नाराज हुए थोड़े से, जब हमने ब्रेक लेना आमिर साहब को याद आ जाएगा, इन्होंने कहा भाई साहब एक शो हम कर रहे हैं, लाइव बैठे हुए, फॉर गॉड से पूरा मुल्क और साइड पे खड़ा हुआ है, आपने एक और अपनी यहाँ नौटंकी शुरू कर दी है कि जनाब कि आपको इस वक्त अभिनंदन को कौम ने अभी उसको संभाला ही नहीं है, अभी कौम ने सेलिब्रेट ही नहीं किया कि एक इंडियन पायलट हमने पकड़ लिया है। आप भी उसको कुछ थोड़े से, मैं 6 घंटे गुजरे हुए थे शायद सारे, उसी दिन की बात थी, अभी उसने कहा पूरे तरीके से ये खबर फैली नहीं है, तो आप अपना यहाँ पे अपनी दुकान खोल के बैठ के अभी मैं सर
चाहिए। मैं इसको बड़ी वार को आपको अवॉइड करने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको इंडिया को फेस सेविंग देनी पड़ेगी। सो बाद में जो हमने देखा, ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा वाइज था तो मेरी बात को आर्मी चीफ ने सुनी, जो इमरान खान साहब ने सुनी, जो फलां सुन लो। साडा भी आर्गुमेंट सुन लेना, पुरानी ब्रेक दी गल्लां दस अच्छा ब्रेक में आमिर साहब पूरी बात हो गई, पूरी होगी। आमिर साहब का मूड खराब हो चुका था, मुझे आज तक याद है, क्योंकि इनका मुझे ना थोड़े सा इन्होंने घूरे शूरे डाल रहे थे, बट इट डिडंट केयर फॉर हिज घूरी शूरी स्टेयरिंग की, क्योंकि मुझे लगता था कि बड़े कैनवस में आपको इस वक्त वार से बचना है। खैर वो बात हो गई। उसके बाद ये दरमियान में सऊदीज है, अमेरिकन है, इसमें यूके है, किस किस ने क्या प्ले किया। आर्मी का मैं समझता हूँ उस वक्त बड़ा समझदारी की। अब ये पता चल रहा है, ये जो नई बात सामने आ रही है कि आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई थी इनसे अपोजिशन से। मेरी शिकायत है एक अपोजिशन से, सर इस वक्त ये जो फैसला किया गया था, जो भी था, या तो आप उस वक्त कहते कि नहीं करें भाई, पोजीशन ले लेना। मैं गलत था, अच्छा था, बुरा था, उस वक्त अनपॉपुलर सिचुएशन थी। इवन आमिर मतीन साहब की घोरियों के बावजूद टू के पोजीशन, पूरी कौम को अच्छा नहीं लगा होगा। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे गालियां भी दी, इंडियन एजेंट भी हमें करार दे देते हैं, इस मुल्क में आसान है, वहां भी आसान है, इधर भी है, हमने वो भी संभल लिया। मैं फेयर एनफ, आमिर साहब ने पोजीशन नहीं ली थी उस वक्त। अब इसी तरीके से मैं अपोजिशन का कहता हूँ, मौका मिल गया मैं थोड़ा रगड़ दूं इनको। मैं अपोजिशन ने इसी तरह काम किया था। भाई साहब, आपने अगर आपको अभिनंदन पे एतराज था कि नहीं जाना चाहिए, तो जब आर्मी चीफ और आपको शाहिद कुरैशी ने आके कहा, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशूज होते, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। आज आप कैसे खड़े होकर कौमी असेंबली में टांट कर सकते हैं इमरान अभिनंदन को क्यों रिलीज किया? इट्स अ शेम। अगर आपने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी को बैठ के आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वजीर खारजा आ रहा है, पूरी अपोजिशन को एतमाद में लिया जा रहा है, आपको पूरा तनाजुर समझाया जा रहा है कि अगर हमने ये काम ना किए तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी यहाँ पे जंग हो सकती। ये अयाज सादिक साहब ये जंग लड़ते, अपने बच्चे को दुबई बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को तो चार कंपनीज के, ये पावर कंपनीज को इन्होंने उनको मेंबर बनाया हुआ था। ये मुल्क जो है, ये बच्चे तो इस पे आम उसमें मरने थे, आम लोगों के मरते, चाहे इंडियन साइड पे होता या हमारी साइड पे होता। उस वक्त आपको इतराज कर देना चाहिए था ना, आजाद साहब छेड़ने की क्या जरूरत थी आपको था। आज खड़े होकर टांट देना उसको, हुकूमत को, इमरान खान को टांट करना, एस्टेब्लिशमेंट को टांट करना, जी आपने क्यों छोड़ दिया, आप डर गए थे। इट्स ए लो। ये हुकूमतें ये फिर लो हैं, फिर कल को कोई जरूरत नहीं आपको एतमाद में लिया जाए, फिर आप लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, फिर ये पीएम नवाज को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई चल पड़ी है। आर्मी चीफ और आपके DGISI के साथ तल्लुकात खराब हो गए, जुबैर साहब का मिन्नत तरले का कोई नतीजा नहीं निकला, आप यहाँ खड़े होकर कौमी राज ये बहर करने आ गए। तो इस मामले पे जो भी लोग कुछ कहते हैं, आई एम विद द गवर्नमेंट, आई एम विद द एस्टेब्लिशमेंट के इन्होंने जिस तरीके का अभिनंदन वाला इसको इशू को इन्होंने अपील किया, लो किया और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग को टाला। अब आमिर साहब जो है ना, अब मेरी आप क्या कह रहे थे उस टाइम ब्रेक में? मैं ये एक आर्गुमेंट था जो कि आज भी है और ये हिस्ट्री ने भी प्रूव किया है, और ठीक है अपीसमेंट वाली अपनी जगह, पर इंडिया ने जो अभिनंदन तो हमने 12-14 घंटे बाद छोड़ा ना, उसके बाद जब उनका यहाँ अभिनंदन साहब का जहाज गिर गया, तो जो रिटेलिएट नहीं किया था कि उन्होंने रियलाइज कर लिया था, और ये बाद में प्रूव भी हो गया कि उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी एयरफोर्स हमारे से बहुत पीछे थी। हमारे अंदर उस वक्त जो जहाज वो बियॉन्ड विजुअल रेंज के थ्रू हमने जो मारा था कि वो पुराने तरीके की जो ना डॉग फाइट कर रहे थे, तो हमारे पास हम टेक्नोलॉजिकली भी सुपीरियर थे, हमारे पायलट भी माशाल्लाह उनसे सुपीरियर थे। अगर वो उसको अपने अभिनंदन का बदला लेने के लिए 10 जहाज भी उस वक्त भेजते, वो 10 के 10 उनके गिर जाने थे। उनको ये रियलाइज हो गया था। दूसरा, उनके जो पैनिक हुआ कि श्रीनगर के अंदर जो है उनको समझ नहीं आ रही थी कि अपने और दुश्मन के जहाज के दरमियान उन्होंने अपना ही जो है ना एक हेलीकॉप्टर भी गिरा लिया, और वो समझ उनका टोटल पैनिक था। और ये सारी बाद में वैसे हो चुकी हुई है। क्रिश्चियन फेयर की एक जो इंडियन ने सारी एयरफोर्स बैठी हुई थी, तमाम उनकी फौजी क़यादत बैठी हुई थी, उनको वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खिलाफ खातून हैं, अमेरिकन स्कॉलर हैं, उन्होंने उनकी सबकी बेइज्जती की थी कि तुम लोग नालायक थे, यू वर लेस देन पाकिस्तान, तुम्हें ये ब्लेम ना करो, जो है ये प्रूव हो गया था। तो वो हमारा टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और एयरफोर्स की, पाकिस्तान एयरफोर्स की सुपीरियरिटी थी, जिसकी वजह से डिटर हमने किया था। हाँ, ये पॉलिटिकल जेस्चर से थोड़ा सा फर्क पड़ गया, पर आज मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो है, मैं कल हरसों जिक्र किया था, ये जो बीका का इंडिया का जो एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ, वो सुपीरियरिटी हमारी अब चैलेंज हो गई है कि वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि उन्होंने गाइडेड मिसाइल्स और गाइडेड वो सारे जहाज़ों को सिस्टम करने का एक पूरा जोग्राफिकल जो है ना एक वो क्लाउड बनेगा, जिसके अंदर वो
चाइना की भी पूरी बॉर्डर की अंदर की के कौन कहाँ कहाँ पे वो है, वो इस वक्त दुनिया का सुपीरियर तरीन सिस्टम है, वो उन्होंने ले लिया है। वो चाइना के सिर्फ लिए इस्तेमाल नहीं होगा, उसे हमें भी उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। सो हमारी हमेशा ये एक एज रही, हम उनसे छोटा मुल्क रिसोर्सेज वाइज ज़रूर रहे, मगर हमने उनको टेक्नोलॉजिकल और एक्सपर्टीज़ माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स की हमेशा उनके ऊपर डर है और ये वो मानते हैं। तो वो अब जो है अब ये चैलेंज है, तो हम ये अपने बड़े डोमेस्टिक सियासत के अंदर फंसे हुए हैं, हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हम एक पूरा इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि कोई हमारा मीडिया उसको नहीं कर रहा, वो बड़ी खतरनाक डील है, उसके बड़े रिप्लिकेशंस है पाकिस्तान के। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे किसके एक्सपेंस पर जुल्फे बुखारी साहब चतराल के मजे लेते रहे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लास साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हमेशा सादगी के दावे करते थे, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती खर्चे पर जुल्फे बुखारी साहब चतराल के मज़े ले आए हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं इसमें। ये एक तो ये है कि खान साहब ये फरमाते होते थे कि डच प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो साइकिल पे जाते, कौम इस चक्कर में पड़ गई कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल पे जाएगा। आजकल रूट लगते हैं बादशाह बड़े जालिम किस्म के, और हेलीकॉप्टर से कम वो ड्राइव वो करते नहीं है। अब उनसे बात करेंगे, अपनी 1000 जस्टिफिकेशन देते हैं। इंटेलिजेंट आदमी इमरान खान साहब, इंटेलिजेंट आदमी के पास ये दोनों साइड्स के व्यूज़ होते हैं। उधर भी वो हमारे सरायके में कहते झुमर मार ली, तो इधर भी आपने वो जो ना खटक वो रक्स से ना वो भी कर लिया, वो दोनों काम चला लेते हैं सारे। वो उस वक्त भी ठीक थे इमरान खान साहब, आज भी ठीक है। इनकी सादगी की है। अब लोग इनके चक्कर में आए हैं ना, ये चक्कर दिए जाते हैं ना, सियासतदान देते हैं कि मेरे वजीर ये काम नहीं करेंगे। आप इनको देखें, 6 गाड़ियां इन्होंने 4800 सीसी जरा सोचने जरा, वो बुलेट प्रूफ इन्होंने शेख रशीद साहब, खैर उनको तो शर की वजह से दी हुई, मैं पहले भी कहता हूँ शेख रशीद साहब के वो शर की वजह से उनको इंपॉर्टेंस भी देते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। नवाज शरीफ ने ये गलती की थी कि उनके शर को अंडर एस्टिमेट किया था और उनको वापस नहीं लिया था, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा है। मैं छोटा सा बता दूं, वाकई बेनजीर भुट्टो साहिबा से पूछा गया कि मुस्तफा खर साहब को आपने वजीर क्यों बनाया दूसरी कैबिनेट में 1993-96 वाली में, ये तो आपके खिलाफ थे। भुट्टो साहब के उसमें बड़ा रोल इनका ड्यूबियस आता है, आपको आके बहुत सारी तनकीद करते थे, अब्यूज़ करते थे, तो आपने उनको वजीर बना दिया। तो बेनजीर भुट्टो साहब ने पूछा था अब वो क्या कहते हैं कैबिनेट में बैठ के, उन्होंने कहा जी अब वो आपको यस प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि ये कैबिनेट से बाहर ज्यादा मेरे लिए फायदा मंद है या कैबिनेट में जब यहाँ पे बैठ के यस प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो शेख साहब वाला दूसरा खर साहब ने बड़ा मशहूर उनका है कि शेख साहब ने एक दफा बदतमीजी की थी, तो मुस्तफा खर साहब ने वहाँ उनको सॉर्ट आउट भी कर लिया था। अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, टीवी पर नहीं दोहराए जा सकते जो कहे थे, और शेख साहब की जुर्रत नहीं हुई थी उसका आगे जवाब। ये बेनजीर भुट्टो को सबसे ज्यादा अब्यूज पार्लियामेंट में बड़े गलत अल्फाज ये शेख रशीद साहब कहते थे। तो उस पे जनाब आजकल भी वही काम किया हुआ इमरान खान साहब ने, वही बेनजीर भुट्टो साहब से उन्होंने बारो किया हो कि जो लोग आपके लिए बेहद डेंजरस होते हैं ना, उनको यहाँ अपने सामने बिठा के खुशामद भी करवाएं, टीवी पे तारीफें भी करवाएं। और वही शेख रशीद साहब बिल्कुल जो 24 घंटे जिन्होंने उन्होंने आगे टीवी शो पे इमरान खान साहब की खासी उन्होंने इंसल्ट की थी, मेरा ख्याल हामिद मीर साहब का शो था, आजकल वो यहाँ घंटे लगा के इमरान खान की तारीफें करते। सो ये इमरान खान की स्ट्रेटजी ठीक है कि कौन सी गाड़ी मेरी जेब से जा रही है, जेब से तो वो सुना किसी को चाय नहीं पिलाते, कौन सी कोई 4800 सीसी कौन की जेब से जा रही है, जय कोई टैक्स पेयर का पैसा है, जय शेख साहब उसके बदले मेरे गीत गाते रहेंगे 3 साल, तो फेयर इनफ। इन्होंने 6 वजीर को, जुल्फी बुखारी को भी गाड़ियां दी हुई है इन्होंने वहां पे, उसको अली जैदी साहब ने भी ली हुई है जनाब, और भी इनके हैं कोई वजीर 1-2 हैं वो ली हुई है, 2-4 के मुझे फोन भी आते हैं, हमें सिक्योरिटी के लिए मिली हुई है। तो मैं आपको मिली हुई, तो बाकी जो 50 हैं वो बेचारे वो ना उसके मतराई माँ के बेटे हैं कि उनको नहीं मिली हुई, आपको मिल गई क्योंकि इमरान खान साहब के करीब है। खैर अब जुल्फी बुखारी साहब को लेटर आ जा गया है, वो उसमें निकला, उसको डिनाई नहीं किया उन्होंने अब तक लेटर गलत है या सही। अब उसमें 2-4 चीजें हैं। एक तो यह है कि जुल्फी बुखारी साहब का उसमें हेलीकॉप्टर की राइड आ रही है, प्लस उसमें प्रोटोकॉल लिखा हुआ है कि उनको प्रोटोकॉल वो चलो सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए। तस्वीरें नजर आ रही हैं जिस तरह का प्रोटोकॉल लिया हुआ है सर, वो लेते हैं प्रोटोकॉल लेते हुए। अब ये जुल्फी बुखारी साहब जो हैं, ये तो हमें तो सादगी के दावे किए गए थे। अब उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से एक मेरा ख्याल प्रेस रिलीज भी है ये कि जनाब की ये फेक न्यूज है और इसमें वो जो है ना खर्चा जेब से देंगे हेलीकॉप्टर का। अब कह रहे हैं आफ्टर थॉट है ये सारा दिन रिएक्शन आया, तो जो है उससे पहले जब वो हेलीकॉप्टर लिया जाता है तो वो एजम्पशन ये होती है कि ये ज़ाहिर ऐसे पीएम है तो ये सरकारी खर्च में। अब उनका ये जवाब आया है कि जनाब ये जो है उसमें अपनी जेब से देंगे। अब दे, हालांकि ये लेटर में लिखा जाता है, जिसने जेब से देना होता है ना, जिसकी नीयत साफ हो, उस लेटर में लिखा जाता है कि जनाब उसमें पीएस करके ना कि जनाब के आखिर पे इसके जितने एक्सपेंसेस होंगे ना वो हम अदा करेंगे, हम देंगे। वो कहीं नहीं लिखा। आप कह रहे हैं आई होप कि वो जमा करवाने के बाद इसके प्रोटोकॉल के पैसे भी और इसके भी वो जमा कराने के बाद रसीद उसकी तरह ट्वीट कर देंगे। एक चीज़, अब ये जुल्फी बुखारी साहब हैं कौन, बड़ा इंटरेस्टिंग, जिनको इतना बड़ा महकमा दिया गया है।
और इमरान खान साहब के बड़े, मैंने कहा उनके बड़े करीबी हैं, उनका कोई इतना बड़ा उनका करीबी नहीं है, बल्कि पिछले दिनों कौमी असम्बली में एक इमरान मगराना साहब लिस्ट निकलवा के लाए थे कि सबसे दौरे इमरान खान के साथ सबसे ज्यादा फॉरेन दौरे किसने किए हैं? जुल्फी बुखारी साहब ने 11 सबसे ज्यादा। इमरान खान साहब ने अगर किसी को बैरून मुल्क दौरों में साथ रखे तो जुल्फी बुखारी साहब को रखा है। उसके बाद सबसे बड़ी गाड़ी 4800 सीसी 4600 दी है, जुल्फी बुखारी साहब को दी है। अगर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू हो गया यहाँ पे उसके SAPM के मैं चेक करना चाहूंगा कि ये SAPM का ये एंटाइटलमेंट है या नहीं है। कि याद रहे कि इमरान खान साहब अभी भी हेलीकॉप्टर केस है, और हेलीकॉप्टर केस में वो कह रहे हैं बड़ा सॉलिड केस इसलिए है कि जब अगर कोई वजीर हो तो उसकी इंटाइटलमेंट होती है। ये अपने साथ किसी वजीर को नहीं ले गए थे। अब नायब वाले बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उसको दबा खत्म करने की जो है वो, हालांकि सॉलिड केस है। तो ये SAPM की टाइटल के मुतालिक मैं चेक करना चाहूंगा कि उनकी इंटाइटलमेंट भी थी कि नहीं थी। जी सर लास्ट 3 मिनट्स लास्टली अब जरा अरशद शरीफ साहब को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू था, जिसको इस मुल्क में पाकिस्तान का एक उन्होंने कि आप टूरिज्म संभालें, आप यहाँ पे पूरा कंट्री संभालें और वहाँ पे बैरून मुल्क दौरे भी करें, और साथ में यहाँ पे 4800 4600 वो भी चलाएं, और प्लस आप हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करें। उनके बारे में इमरान खान जनरल मुजम्मिल तिरमिज़ी की किताब भी पढ़ लें जिसके अंदर इस खानदान के मुतालिक क्या कुछ लिखा गया। बड़ी खौफनाक चीजें हैं सर वो। अब जरा कौम को सुना दें कि जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि ये जुल्फी बुखारी साहब कौन है और करते क्या हैं, जो करते क्या हैं जिनका खान साहब को नहीं पता, वो इस मुल्क का इतना पावरफुल आदमी बन चुके, जरा सुनाए जरा। सब जब उनको मालूम ही नहीं और वो इतने बड़े उहदे पे बैठे हुए। अच्छा ये जरा थम रहे, ये मुमकिन था कोई और बंदा नवाज शरीफ साहब दौर में रख लिया जाता, वो लंदन से आपको कोई आता जो आपको पिक एंड ड्रॉप करता था, उसको लगा देते और उसके बारे में कहते मुझे बिजनेस का नहीं पता। भाई जिस बंदे के बिजनेस का नहीं पता 8 साल से, बेस्ट आप फ्रेंड्स भी हैं। आप वो दे रहे हैं कि आए पूरा मुल्क चलाएं, गाड़ियां लें, टूर करें और यहाँ पे हेली लें। एक और जरा सुन लें, जो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं उनसे टूरिज्म के बारे में पता नहीं है। वो इससे ज्यादा मजे का है सर जी आमिर साहब, इस मुल्क को किस तरह चलाया जा रहा है, जरा वो क्लिप भी सुना दें जरा। ये टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और ये ओवरसीज का ये सजेस्ट नहीं कर सकते। ये हाल है कि खान साहब को पहले उनके बिजनेस का नहीं पता, वो लंदन करते गए, फिर उस बंदे को पाकिस्तान में जगह नहीं पता। स्टाइल देखें, वायसराय हिंद स्टाइल देखें, स्टाइल है दूसरा ये है कि शक रहता है जिन लोगों के खानदान के ऊपर बड़े सवाल रहे भी होते हैं, जब वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आते हैं तो हमारे जैसे लोग, वैसे ही ये क्लास साहब तो मशहूर है, आपको पता है, ये तो शक की नानी है, तो वो उसमें तो फिर हमारे जैसे लोगों के सवाल रहते हैं कि यार इसके अंदर मामला क्या है और उसके पास गीदड़ सिंह की क्या है। आपने शक की बात की, सहाफ़ी और सिपाही का काम जो है ना शक से चलता है। अगर हम हर एक की बात पे मैं यकीन कर लूँ, सहाफ़ी कर ले, पुलिस वाला कर ले, फिर तो बात ही खत्म, खबर भी नहीं आएगी और फिर आपको मुजरिम भी नहीं पकड़ा जाएगा। ये शक करना ये बेसिक मेरेकल इंस्टिंक्ट है एक सहाफ़ी की। और इसके साथ तो अल्लाह माफ कीजिए, आप क्या कह सकते हो। जो वज़ारत आपको दी जा रही है उसके बारे में इल्म होना भी जरूरी। नाज़रीन टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।